A roadside stand, a poem, a beautiful poem full of human values by Robert Frost, 1874 to 1963. He was an American and the most praised poet of America in the 20th century. 20वीं शताब्दी के सबसे प्रशंसित कवि ये माने जाते हैं. Robert Frost wrote about basically characters, people and landscape. No storytelling as such or living in a different world of imaginations and all that. No. He was rooted on the ground. धरातल से जुड़े हुए थे. तो उनकी जो कविताएं हैं, उनकी जो लेख हैं, बेसिकली दे वर अबाउट पीपल एंड लैंडस्केप, रियलिज्म, रियलिस्टिक. मानव दुखांतिकाओं, भय, जीवन की जटिलताओं के प्रति उनकी प्रतिक्रिया, ये शब्द को समझने की कोशिश करिए. जीवन की जटिलताएं, जीवन में आने वाली जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, उस पे जो रिएक्शन है, ह्यूमन रिएक्शन, और उनकी जीवन बोझिलताओं के प्रति उनकी स्वीकृति, acceptance of the burden that one carries while living life. That is what is given in that. His poems are basically concerned with human tragedies, dukhant, fears, bhay, reaction to these tragedies and fears and the complexities of life. And finally, the acceptance of these complexities. स्वीकृति, ये जो जटिलताएं हैं, इनकी स्वीकृति जो होती है, उस पर इन्होंने बहुत लिखा है, बहुत कविताएं लिखी है. और ये कॉम्प्लेक्सिटी का जो भार है, जो बोझ है, उसको मानव कैसे सहता चला जाता है और उसमें से खुशी निकालते हुए आगे बढ़ता है. यद्यपि उनकी बहुत सी कविताएं दुखांत हैं, ट्रेजेडीज हैं. स्टॉपिंग बाय वुड्स on a snowy evening is probably the best known poem. Stopping by woods on a snowy evening, birches, mending walls, they are some of the poems which are best known of it. जो stopping by woods in a snowy evening है, उसकी एक खास बात है. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये कविता और ज़्यादा प्रसिद्ध हुई. वुड्स माने होता है जंगल, वुड माने होता है लकड़ी और वुड्स माने होता है जंगल. ऑन ए स्नोई इवनिंग, बर्फ गिरती हुई शाम को जंगल में रुकना, स्टॉपिंग बाय वुड्स. ये कविता जो है वो इसलिए प्रसिद्ध है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बिकॉज व्हेन नेहरू डाइड, our first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru, one of the greatest world leaders, when he died in 1964, in May 1964, after his death, when the pillow of his bed was removed, there someone found a piece of paper. एक कागज का टुकड़ा मिला. And in that piece of paper, Nehru had scribbled down few lines. उन्होंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी और वो पंक्तियाँ थी, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. मुझे मीलों चलना है इससे पहले कि मैं सोऊं, मुझे मीलों चलना है इससे पहले कि मैं सोऊं. यद्यपि दुनिया जो है उसमें बहुत से अट्रैक्शंस हैं, बहुत से लोभ हैं, बहुत से आनंदमयी चीज़ें हैं, लेकिन इन सब को मैं दरकिनार करते हुए मुझे मीलों चलना है. Miles to go. These 4 lines were the lines from the poem by Robert Frost, Stopping by Woods on a Snowy Evening, and that's why this poem is famous in Indian context. गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, उनकी जिंदगी की कठोर स्पष्टता के साथ उन्होंने जो सहानुभूति दिखाते हुए, मानवीयता को छूते हुए जो कविताएं लिखी हैं, they are very famous.
और नेहरू की यदि बात करें तो नेहरू ने कहा इस लाइन के माध्यम से संभवतः कि मुझे बहुत काम करने हैं, मीलों चलना है सोने के पहले, अर्थात मुझे बहुत काम करने हैं, ज़िंदगी में बहुत काम करना है अभी। वेल, सो दिस इज़ अबाउट दिस पोएम फॉर क्लास 12, poem number 9. And we have the poem out here in our course, titled Roadside. A roadside stand. रोड साइड स्टैंड, सड़क के किनारे बना हुआ एक स्टैंड, उसके बारे में इस कविता में उन्होंने लिखा है। ही प्रेजेंट्स द लाइफ ऑफ पुअर पीपल हियर इन दिस पोएम, ऑफ डिप्राइव्ड पीपल, जो वंचित लोग हैं उनके बारे में आपको इस कविता में मिलेगा। उन पर वो दया नहीं चाहते। यू नो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी। सिंपैथी मतलब किसी के प्रति दया दिखाना, और एम्पैथी मतलब किसी व्यक्ति की जगह पर अपने को रख कर सोचना और अनुभूत करना, महसूस करना। So Robert Frost never wanted sympathy for the poor, the downtrodden. गरीबों के लिए वो दया नहीं चाहते थे, वंचितों के लिए वो दया नहीं चाहते थे। उनका कहना था अपने को उस जगह पे रखो, अर्थात he did not want sympathy for the poor, he wanted empathy for the poor. महसूस करो, अपने को उस जगह पे रखो जिस जगह पे वंचित लोग हैं, जिस जगह पे गरीब लोग हैं, जिस जगह पे निर्धन लोग हैं, जिस जगह पे बीमार लोग हैं। उस स्थिति में जाओ, कुछ समय गुजारो, मन को अपने वहाँ ले जाओ, and make yourself one of those for a few minutes, for a few seconds, for a few days and hours, and you feel. So he wanted people to feel rather than just show sympathy. So this poem is about that, and a very solid poem, deepest sympathy and humanity in this poem. This poem has certain characteristics. अभी जो हमने कुछ कविताएं पढ़ी इसके पहले, थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉय फॉरएवर और भी कुछ, दे वर राइम्ड, RHYMED, उसमें लय था। हर दो लाइन के बाद एक जैसे उच्चारण वाले शब्द आते थे, तो एक राग था, एक लय था, और कंसिस्टेंट था, लगातार था उसमें। सो दे वर कॉल्ड कंसिस्टेंट राइम्स। उसको सुनने में अच्छा लगता है, बोलने में, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। बट दिस पर्टिकुलर पोएम इज इनकंसिस्टेंट राइम्ड, इनकंसिस्टेंटली राइम्ड। ये कविता की विशेषता है कि ये इनकंसिस्टेंट राइम की कैटेगरी में आती है, अर्थात इसमें आप लगातार हर दो लाइन के बाद लय नहीं पाएंगे, राइम नहीं पाएंगे, राग नहीं पाएंगे। कभी दो लाइन के बाद है, कभी चार लाइनों के बाद है, हो सकता है बीच की कुछ लाइनों में कोई राग है ही ना। इसलिए ये पोएम होते हुए भी कभी कभी एक प्रोज जैसा अनुभव देता है। ऐसा लगता है कि ये पोएम नहीं है, बट नो, इट इज़ अ पोएम, प्रोवाइडेड यू रीड इट प्रॉपरली, यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। सो हियर वी गो विथ few paragraphs being there, the very first paragraph, and we will have translation of those lines. We will also have difficult words being explained simultaneously. Then we will have summary at the end, and last but not the least is the question answer. And in this order we will proceed with this poem. इससे पहले हम इस कविता में बढ़ें, I would like that you put yourself into the condition of those people. For a while, you forget that you belong to a city or a town. कुछ समय के लिए आप भूल जाएं कि आप एक शहर के व्यक्ति हैं, आप एक संपन्न परिवार के व्यक्ति हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके जीवन में खुशियां हैं। अच्छी बात है यदि आप ऐसे हैं, लेकिन ये कविता चूंकि डिप्राइव्ड लोगों के लिए है, वंचित लोगों के लिए है, कुछ समय के लिए आपको अपने को उस जगह ले जाना होगा, अपने मन को। कल्पना करें कि हम कुछ समय के लिए वंचित हैं, धन से वंचित, पारिवारिक सुख से वंचित, सुविधा संपन्नता से वंचित, आदि आदि, जीवन में बहुत दिक्कतें हैं।
और ऐसी स्थिति में यदि आप अपने को कुछ समय के लिए ढाल लेते हैं तो ये कविता आपको बहुत अच्छी लगेगी। एंड बाय डूइंग दिस द पोएट वांट्स पीपल टू फील फॉर डाउन ट्रॉडन, कमज़ोर तबके के लोगों के लिए फीलिंग लाएं, अपने अंदर वो अनुभूति लाएं। दया न करें, दे आर नॉट आफ्टर दया, दे वांट एम्पैथी। वो चाहते हैं कि आप वही महसूस करो कुछ क्षण के लिए जैसा हम लोग करते रहते हैं 24 घंटा वर्षों दर वर्ष। शायद ऐसा महसूस करने पर आपके अंदर मानवता जागेगी, ह्यूमन वैल्यू जागेगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। So here we go with the first paragraph of the poem, A Roadside Stand. I said, having done this, the gist of the poem needs to be known to you because you are asked to write summary of the poem. What is this poem all about? In brief, if I say, to start with, through this poem, Robert Frost, he has expressed his displeasure, unhappiness, anger at the behavior of the rich people, the behavior of those who have money. What kind of behavior? Behavior which is indifferent, behavior which is not friendly to these poor people. At the same time, about the poor people, he speaks about spending some money, managing some money to spend on building a small shop that he calls as a stand in a highway just on the edge of the road. This stand, he says, is containing few items for the cars which pass by with the idea that people will buy some items. And as I told you, he had wild berries and few other things. Next. But unfortunately, what happens? Unfortunately, the passer-bys, the कारें, जो गाड़ियां हैं, वे गाड़ियां कोई रुकती नहीं, और रुकती ही नहीं बल्कि अनदेखा कर जाती हैं. They keep moving. They keep moving, and it looks that probably they are not bothered about the poor people. They have no sentimental value for the conditions of the poor. Give an example, he says कि वादे तो करते हैं, promises are made by people कि हम ये करेंगे, हम आपके लिए ये बनाएंगे. You remember in the last of the stanza, the poet mentioned that some people come and buy their land and promise them that they'll be provided with comfort in city. And the poor people know that these are like political promises, selfish promises, never to be fulfilled. And at that, the poet expresses his helplessness. He says that such poor people are taken for granted by the rich community, by those who have. Unfortunately, the shop remains open the whole day, but no one comes. No one stops the car. And even if somebody stops, he gets down to criticize, to condemn. Condemn what? The shop for spoiling the beauty of the nature. Or it plows off the grass. When they apply brake, the grass comes out of it. Don't they spoil the beauty of the nature around? But who is bothered to condemn these people who are driving rash and then spoiling the beauty, spoiling the grass? No one. This one-sided behavior of the rich is strongly despised by the poet. The next one. And as a result, what happens is that while the word that he uses is greedy good doers. Here again I would tell you one thing. As I said the other day, can there be good doers and greedy both? कोई अच्छा हो और लालची भी हो? जो लालची होगा वो अच्छा नहीं होगा. And similarly, can there be beneficent beasts of prey? No, they are two opposite things. जब ऐसे शब्दों का उपयोग होता है which are totally contradictory to each other, then
ऐसा उपयोग कहलाता है ऑक्सीमोरॉन। In grammar, English grammar, such words, such phrases are called oxymoron. Greedy, good doers is one oxymoron. Beneficent beasts of prey is another oxymoron. So in this, the poet finally, he comes to the conclusion that the life of the people in the interiors, in the villages or downtrodden is not that to be happy about. The next one. Thereafter, he further says, the author, that these people need some kind of comfort from us, some kind of solace from us. And he expects that there will be somebody who will come to me and will relieve me of the pain that I am facing all through. Pain being caused by the misery of these downtrodden people. He agrees that it cannot be done overnight. It cannot be done at one stroke, as he calls it. But all the same, he wants to emphasize on human beings that please have some kind of feelings for these. Have not some kind of sentimental feelings for those who belong to the other side of the fence, who may not be rich, who may not have comfort, who may not have luxury, and so on and so forth. So it's a message that the author intends to give to the common man. With this, now we come to the question-answer session. There are, first of all, roadside stand मतलब क्या है? रोड साइड मतलब सड़क के किनारे, और स्टैंड माने एक छोटी सी दुकान. कुछ लोग ठेले में लगाते हैं, कुछ लोग टेम्पररी शेड बना देते हैं, कुछ लोग घर का पहला जो बरामदा होता है उसी में एक छोटी सी दुकान चलाने लगते हैं. तो स्टैंड माने एक ऐसी दुकान जो जुगाड़ करके बनाई गई है घर की मदद से, घर का सपोर्ट लेकर. सो लेट अस स्टार्ट विद दैट. तो ये कविता जो है, it is about a shop which is just on the side of the road, protruding out from a house, एक घर से थोड़ी निकली हुई. The lines are, the little old house was out with a little new shed. The little old house was out with a little new shed. एक छोटा सा पुराना मकान, उसमें से एक नया शेड जैसा हिस्सा निकला हुआ था, जैसा आप चित्र में देख सकते हैं. एक छोटा सा शेड बना दिया है और निकला हुआ. एंड स्पेलिंग इज शेड, SHED. हम लोग बहुत शेड बोलते हैं, उसे शेड मिला है. शेड नहीं है, शेड यानी कलर का अलग अलग रंग होता है, शेड. लेकिन यहाँ पर शेड है. विथ ए लिटिल न्यू शेड. शेड नया था, मकान पुराना था, और उस मकान की मदद से एक सामने एक दुकान जैसा कुछ निकला हुआ था, बिल्कुल सड़क के किनारे. इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड. सामने, इन फ्रंट यानी सामने, एट द एज ऑफ द रोड, एज माने किनारा, सड़क के किनारे जहाँ ट्रैफिक स्पेड. स्पेड बना हुआ है स्पीड से. टू स्पीड माने तेज चलाना, और तेज चलाया पास्ट टेंस है, उसका पास्ट टेंस है स्पीड का स्पेड. स्पीड, स्पेड, स्पेड. वेयर ट्रैफिक स्पेड, जहाँ पर ट्रैफिक बहुत तेजी से चलता था. ट्रैफिक नहीं चलता है. ट्रैफिक तो गाड़ियों का झुंड है जो हिल रहा है, आवाजाही कर रहा है. हिलता क्या है? गाड़ियाँ. सो ये एक उपयोग है. पोएट किसी एक अन्य नाउन का उपयोग ना करके दूसरे नाउन के माध्यम से बताना चाह रहा है कि बहुत सारी गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से वहाँ से आती जाती थी, जहाँ पर वो दुकान थी, जो दुकान मकान की मदद से, पुराने मकान की मदद से बिल्कुल नई नई बनी थी. लिटिल न्यू शेड, छोटी सी दुकान. इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड. तो होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पेड, जहाँ पे ट्रैफिक बहुत तेज़ी से आवाजाही कर रहा है, गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से आ जा रही हैं.
A roadside stand, that too pathetically pled. A roadside stand, that too pathetically pled. Pathetically मतलब करुणा के साथ, दया के साथ, करुणा के साथ। एक वो जगह सड़क के बिल्कुल किनारे जो दुकान थी, बहुत छोटी सी लेकिन नई, पुराने मकान की मदद से जोड़कर उससे बनाई गई थी, वो जो रोड साइड स्टैंड था, रोड साइड स्टैंड मतलब वो दुकान, पैथेटिकली प्लेड, वो करुणा की पुकार कर रहा था। प्लेड कहाँ से बना? प्लीड, प्लेड, प्लेड। टू प्लीड माने बहुत क्या करना चाहिए? याचना करना, बहुत आवाज़ देना, याचना करना। प्लीड, प्लेड, प्लेड। तो वो जो दुकान है, रोड साइड स्टैंड इज प्लीडिंग, वो बार बार याचना कर रहा है। क्या दुकान कभी याचना करती है? दुकान की तो आवाज़ नहीं होती। लेकिन दुकान की याचना से तात्पर्य कवि का है, पोएट का, कि उस दुकान का दृश्य ऐसा छोटा सा था कि देखें तो दया आ जाए। पुराना मकान, उसकी मदद से एक छोटी सी दुकान खुली हुई, और ऐसा लगता था मानो वो दुकान प्रतीक्षा कर रहा है लोगों की कि लोग आएं और उससे वहाँ उतरें और सामान खरीदें। ए रोड साइड स्टैंड, दैट टू, रोड के किनारे बनी हुई दुकान, और वह भी करुणामयी आवाज़ निकालता, करुणामयी तरीके से प्लीड कर रहा है, अनुरोध कर रहा है, याचना कर रहा है। क्या? आओ मेरी दुकान में आओ, मैंने यहाँ सजाया है सामान, खरीदो। पर दुकान तो याचना नहीं करती। पर ऐसा बताते हुए कवि ये कहना चाहता है कि उस दुकान के लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि आने जाने वाला जो ट्रैफिक है, जो तेज़ी से आ जा रहा है, आवाजाही कर रहा है, वो रुके, कुछ गाड़ियाँ रुकें और वहाँ से कुछ खरीदें हमसे। ये याचना है, लोगों का अपेक्षा है, वहाँ के जो जिसने दुकान लगाई है उसकी अपेक्षा है, उम्मीद है। ऐसा होता है कि नहीं? हम लोग जब एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो जंगलों में अचानक आप एक दुकान पाते हैं, बीहड़ जंगल में, और वो दुकान भी जो है वो किसी मकान की मदद से बनी होती है, झुग्गी झोपड़ी रहती है, उसकी मदद से एक दुकान को खोल लेते हैं, कुछ सामान रहता है, और हम लोग तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए चले जाते हैं, आवाजाही बनी रहती है। और ऐसे में भी ऑथर का कहना है, पोएट का कहना है कि वो दुकानें आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, चाह रही कि आप रुको, चाह रही कि आप यहाँ आओ, हमारे सामान को देखो, पसंद करो और ख़रीदो। बट फॉर सम ऑफ द मनी, वेल, ए रोड साइड स्टैंड, दैट टू पैथेटिकली प्लेड, प्लीड से बना प्लेड, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड। पोएट से ये कहना उचित नहीं होगा। इट वुड नॉट बी फेयर। टू बी फेयर मतलब उचित होना, नॉट टू बी फेयर मतलब अनुचित होना, उचित ना होना। याद रखेंगे, फेयर का अर्थ होता है उचित। योर बिहेवियर इज़ वेरी फेयर, तुम्हारा व्यवहार जो है बड़ा न्यायोचित है, फेयर है, उचित है। फेयर माने गोरा भी, और मैंने पूर्व की कविता में बताया था FARE फेयर यानी मेला, फेयर माने किराया, FAIR फेयर यानी मेला भी होता है, फेयर यानी गोरा भी होता है FAIR, और FAIR फेयर मतलब उचित। इट वुड नॉट बी फेयर, ये उचित नहीं होगा। अब यहाँ कवि कह रहे हैं पाठकों, ये उचित नहीं होगा कहना कि वे लोग रोटी मांग रहे हैं, याचना कर रहे हैं। दुकान से ऐसा लग रहा है मानो वो करुणामयी याचना कर रहा है कि आओ हमसे कुछ खरीदो, याचना कर रहा है कुछ। तो कवि का कहना है वो याचना रोटी के लिए नहीं कर रहे हैं, वो भीख नहीं मांग रहे हैं। दे आर नॉट बेगिंग, दे आर नॉट बेगिंग, भीख नहीं मांग रहे हैं, वो कुछ मांग नहीं रहे हैं, वो किसी चीज़ की एवज में कुछ चाहते हैं। इट वुड नॉट बी फेयर फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, कि वो रोटी के टुकड़े के लिए, अर्थात
अब भीख मांग रहे हैं कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। दान नहीं मांग रहे हैं, वो दान नहीं मांग रहे हैं। डोल ऑफ ब्रेड, डोल माने दान, पैथेटिक माने बहुत करुणा के साथ। और जैसा मैंने बताया, छोटी सी दुकान में ये दृश्य चल रहा है। कल्पना करिए, अपने को ले जाइए उस जगह, किसी एक शहर से दूसरे शहर जाते हुए रास्ते में जब ये आप गाड़ी से, मोटरसाइकिल से या कार से या बस से जाते हैं तो एक दुकान दिखती है। कल्पना करिए वहाँ का क्या दृश्य है। वो दुकान आपको बुला रही है, आपको अनुरोध कर रही है आइए, लेकिन कवि कहता है इसलिए नहीं कि वो दान मांग रही है, इसलिए नहीं कि वो भीख मांग रही है, नो, बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश होस फ्लो सपोर्ट्स। लेकिन वो लोग ब्रेड का दान नहीं मांग रहे हैं, पैसे का दान नहीं मांग रहे हैं, भिक्षा नहीं मांग रहे हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि हमसे कुछ खरीदो। फॉर सम मनी, फॉर कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स। फ्लो मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स के आप लोग विद्यार्थी हैं तो आप लोग समझते होंगे कि पैसा यदि तिजोरी में ही रखा है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है, तो पैसा कोई काम का नहीं, पैसा बढ़ेगा नहीं। पैसे को आप जितना फ्लो में लाएंगे, जितना उसको उपयोग करेंगे, जितनी खरीदारी करेंगे, उतना ही उसकी कीमत बढ़ती है, पैसा भी बढ़ता है। तो इकोनॉमिक्स में यह है कि पैसा खर्च करो, मनी द कैश होस फ्लो सपोर्ट्स। आप खर्च करोगे तो द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। शहर की जो सुंदरता है, शहर की जो सुख है, आमोद प्रमोद है, शहर का जो आमोद प्रमोद है, वो फिर डूबेगा नहीं, वो फिर झुकेगा नहीं, वो फिर कमज़ोर नहीं होगा। टू सिंक मतलब डूबना, द फ्लावर मतलब सुख, ऐशो आराम, ऐश्वर्यता, आनंद, आमोद प्रमोद के साधन संसाधन, ये फ्लावर। फ्लावर का वैसे अर्थ फूल है, शाब्दिक अर्थ तो फूल है, लेकिन यहाँ पे आप भावार्थ पे जाएं, और अधिकतर शब्द भावार्थ पे हैं। दुकान याचना कर रही है, ये भावार्थ समझें इसका। वो भीख नहीं मांग रही हैं, भावार्थ समझें इसका। वो अपेक्षा कर रही हैं कि स्टॉप हियर, फॉर मनी कैश, जो आपके पास जो कैश है, जो पैसा है, उसको फ्लो करो, उसको खर्च करो, जेब से निकालो, और ऐसा करते हुए हमसे कुछ खरीदो, तो आपकी जेब का कुछ पैसा हमारे पास आएगा, मनी फ्लो होगा। और ये मनी फ्लो होता है उसी के बल पर शहर की जो सुंदरता है, आमोद प्रमोद है, सुख है, वो डूबने से बचता है। डूबने का अर्थ पानी में डूबना नहीं, कमज़ोर होने से। अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत होती है। कवि का अर्थ ये है कि यदि आपको पैसे को चलन में रखते हैं, यदि आप पैसे को तिजोरी से निकाल कर चलन में रखते हैं, तो पैसा जो है वो बढ़ेगा। आपका सुख, आपका जो ऐशो आराम, उसकी ज़िंदगी में वार्धक्य होगा। सो द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। विदर मतलब क्या होता? मुरझा जाना। विदरिंग हाइट्स, विदरिंग फेंट। फेंट होना मतलब बेहोश होना। जो शहर की अर्थव्यवस्था है वो कमज़ोर नहीं होगी। शहर की अर्थव्यवस्था है वो जीवंत बनी रहेगी। शहर काफ़ी कुछ गांव पे निर्भर करता है। शहर का पैसा गांव आता है, गांव वाले उससे सामान देते हैं और उस सामान से ही तो शहर चलता है। अनाज, गल्ला, फल फूल, ये सारी चीज़ें तो गांव से आती हैं। लकड़ी के सामान, छोटे छोटे लोहे के औजार, ये सब गांव से ही तो आता है। तो शहर की जो सुंदरता है, शहर जो बढ़ रहा है, गांव का काफ़ी कुछ योगदान है। तो जो गांव से जो आता है उसके बदले शहर का पैसा गांव को जाता है। यही पैसे का फ्लो है, पैसे का बहाव है। और एक अच्छी अर्थव्यवस्था में पैसे का बहाव होना जरूरी है। कवि कहता है यदि ऐसा होगा तो शहर
मुरझाएंगे नहीं, जीवंत रहेंगे, शहर बढ़ते रहेंगे, शहर की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती रहेगी, आदि आदि। अर्थात मैं पुनः थोड़ा सा इसको बोलूं कि जो दुकान है किसी गरीब लोगों की है, उन्होंने एक नया शेड बना के छोटी सी दुकान बना दी है, उसमें कुछ रखा है और ये अपेक्षा कर रहे हैं कि आने जाने वाला जो ट्रैफिक है, जो कारें जा रही हैं, आ जा रही हैं उस सड़क में, वो रुके। और ये जो दुकान है वो विनती कर रही है एक तरीके से इन कार वालों से कि रुको तो भाई, हमारी ओर भी झांको, थोड़ा हमसे कुछ खरीदो, अपना कुछ पैसा जेब से निकाल कर हमको दो, लेकिन हाँ, दान नहीं मांग रहे हैं, हमको ऐसे भीख मत दो, हमको दो और उस कीमत की कोई चीज़ हमसे ले जाओ। क्या चीज़ें थी इसके बारे में आगे बताएंगे, पर उनका कहना यह है हमारी चीज़ों को खरीदो, उससे हमको पैसा मिलेगा, हमारा फ़ायदा होगा, हमारा लाभ होगा। दिस इज़ अबाउट दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ, ब्यूटिफुल पोएम। रोटी की भीख नहीं मांगते। कवि कहते हैं ये कहना अनुचित होगा, ये कहना गलत होगा कि वो लोग भीख मांग रहे हैं। नो, कुछ धन के लिए, नगद के लिए, ताकि पैसे का जो प्रवाह है, फ्लो है, वो शहर रूपी फूलों को, शहर रूपी सुंदरता को, शहर रूपी सुख समृद्धि के साधनों को कमज़ोर होने से, मृतप्राय होने से, मुरझाने से बचाएं। अर्थात अर्थव्यवस्था तो गांव के बल पर ही चलती है, तो कुछ पैसा गांव में भी डालो भाई, हमसे कुछ खरीदो, हमारी दुकान से कुछ खरीदो, हमको पैसा मिलेगा, उससे हम भी कुछ और करेंगे, हमारे भी अपने सपने हैं। और ऐसे में पैसे का फ्लो बना रहेगा। नाउ वी कम टू पैरा 2। उम्मीद है आप इस पैरा 1 में समझ गए होंगे कि कवि निर्धनों के पक्ष में कितने सार्थक तरीके से अपनी बात कह रहा है, उन निर्धनों की बात को कैसे वो हमको सुना रहा है, उनकी दिक्कतों को कैसे हमको बता रहा है, क्या तकलीफ़ों के दौर से वो गुजरते हैं, ये बिना बताए उसने ये साफ कर दिया कि शहर के अमीरों, शहर के धनाढ्य के लोगों, थोड़ा हमारी ओर भी देखो, थोड़ा हम पर भी ध्यान दो। इसके बाद हम आते हैं पैरा 2 पर। पैरा 2, पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ था, उसमें बात आपको बता दी गई कि क्या एक दृश्य कैसा है, जंगल के बीच में चढ़ती हुई पहाड़ियों की पगडंडियां होंगी कहीं, वहाँ पर एक गुमटी नुमा दुकान खुली है। अब पैरा 2 में क्या है? द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विथ ए माइंड अहेड। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विथ ए माइंड अहेड। पॉलिश करना तो आप जानते हैं, चमकाना, जूते को पॉलिश करना, कार को पॉलिश करना, आदि आदि। ट्रैफिक को भी पॉलिश करते हैं क्या? नहीं। तो यहाँ पे ट्रैफिक का अर्थ क्या है? जैसा मैंने बताया, गाड़ियाँ, आवाजाही। किनकी आवाजाही? जंगल के सड़कों पर किनकी आवाजाही होती है? कारों की, चमचमाती कारें, कार के एक से एक मॉडल्स, एक से एक रंग, एक से एक चमक, एक से एक साइज़, और वो गाड़ियाँ चले जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, और वहाँ कोने में वो एक गुमटी नुमा दुकान है, वो प्रतीक्षा कर रही है कि कोई आए तो, कोई रुके तो। क्या होता है, हम लोग जब कार से जाते हैं, बस से जाते हैं, खासकर कार से या मोटरसाइकिल से, तो हम ऐसे दुकानों की अनदेखी करते हुए चले जाते हैं, हमारा ध्यान कहीं और रहता है। बहुत से लोग को पता भी नहीं लगता कि अच्छा ऐसी कोई दुकान हमने पार की। जब तक कि हमको किसी चीज़ की खास ज़रूरत ना हो, हम दाएं बाएं नहीं देखते। ये गुमटी नुमा दुकान चाह रही है कि हमें देखो, हमारा फ़ायदा होगा, आपका तो होगा ही, हमारा भी होगा, हमको कुछ पैसा मिलेगा, लेकिन भीख नहीं, दान नहीं, हमारी मेहनत का पैसा, हमारी दुकान में रखी हुई चीज़ की एवज में कुछ पैसा मिलेगा।
तो अब यहाँ कहता है द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विथ ए माइंड अहेड। ए माइंड, एक सूत्री कार्यक्रम रहता है, एक दिमाग रहता है गाड़ी में बैठे हुए लोगों का। पॉलिश्ड ट्रैफिक, चमकदार कारें। ये जो चमकदार कारें हैं ये गुजर रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, और एक सूत्री कार्यक्रम है। इनके दिमाग में एक ही चीज़ है, बस चले जाना, गंतव्य स्थल की ओर भागना। बिलासपुर जाना है तो रायपुर से बिलासपुर बस सीधा जा रहे हैं, दाएं बाएं। क्या करना है दुकानों से हमको, क्या करना है दुकान चलाने वालों से, हमारा क्या ताल्लुकात। हमको तो अपना लक्ष्य पे पहुंचना है। तो कवि कहता है द पॉलिश्ड ट्रैफिक, अर्थात चमकदार चमचमाती गाड़ियां, पास्ड विथ ए माइंड अहेड, अपना एक दिमाग उन सब का रहता है, जाओ आओ आवाजाही करते रहो। और या इफ एवर असाइड मोमेंट, यदि कभी, असाइड मतलब, असाइड का अर्थ होता है किनारे आ जाए। इफ एवर असाइड मोमेंट देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, यदि हम देखें तो कभी कभी ऐसा क्षण आता है, आउट ऑफ सॉर्ट्स मतलब कुछ अलग महसूस होता है। देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट। और यदि कभी कोई सी गाड़ी आ गई, इफ एवर यदि कभी, असाइड किनारे आ गई, एक क्षण के लिए कोई गाड़ी आ जाती है तो वो एक अलग व्यवहार करते हैं। आउट ऑफ सॉर्ट, उनको लगता है कि ये कुछ अलग चीज़ हो रही है, यहाँ कुछ अलग दिख रहा है। क्या करते हैं वो? एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विथ आर्टलेस पेंट। यदि कभी गाड़ी, एक तो गाड़ी कोई से रुकती नहीं, सब आते हैं जाते हैं, उनको दुकान से मतलब नहीं, दुकान की दिक्कतों से मतलब नहीं, और भावनाएं तो है ही नहीं, करुणा की भावना तो रहती ही नहीं। लेकिन यदि फिर भी कोई एक आध रुक गया, किनारे आ गया, तो वो दुकान नहीं देखता, वो क्या बोलता है, अरे यार इतनी सुंदर लैंडस्केप जो दृश्य दिख रहा है उसको इस दुकान ने बिगाड़ दिया है। आर्टलेस पेंट कर दिया है बड़े बदरंगे तरीके से। वो दुकान जो छोटी सी थी, गरीब की दुकान थी, क्या वो कलाकारी करेगा? क्या पैसा खर्च करके किसी पेंटर को बुलाएगा? उसने डब्बा खरीदा होगा और छोटे छोटे जो भी सस्ते में रंग मिले होंगे उससे उसने शेड को बना दिया जो नया था, और उस शेड को बना दिया, और वो बड़ा खुश हो गया कि मेरी दुकान शुरू हो गई। देखिए वो कितना खुश हो रहा होगा वो, कि अब वो कमाएगा, उम्मीद कर रहा होगा कि अब मेरे को कुछ पैसा मिलेगा, कमाई का एक जरिया मेरा शुरू हो गया अब यहाँ दुकान खोलने से। एक और उस निर्धन व्यक्ति में, जंगल में जो दुकान खोला हुआ, उसके मन में एक खुशी है, ये संतुष्टि है कि मैंने अपनी थोड़ी बहुत पूंजी लगाकर एक शेड खोला है, थोड़ी बहुत पूंजी लगाकर इस दुकान में कुछ माल रखा है। एक तो कोई देखता नहीं, कोई रुकता नहीं, सब भागे चले जा रहे हैं अपने अपने लक्ष्य की ओर। लेकिन फिर भी यदि कोई रुक गया तो टू मार मतलब बिगाड़ देना। इसका उल्टा होता है टू मेक। टू मेक माने बनाना, टू मार माने बिगाड़ देना। इसीलिए एक फ्रेज है अंग्रेजी में, टू मेक और मार, या तो मैं बनाऊंगा या मैं बिगाड़ दूंगा। मेक का ऑपोजिट है मार, MAR। मार्ड विथ आर्टलेस पेंट, बिगाड़ दिया है, आर्टलेस, कोई कला नहीं है उसमें। ऐसा पेंट मार के ब्रश चलाकर जो इतना सुंदर जो लैंडस्केप है उसको ये दुकान ने बिगाड़ दिया। अब सोचिए, दुकानदार निर्धन दिन भर वहाँ खड़ा रहता है, प्रतीक्षा करता है कोई आए और खरीदे और मोल भाव करे, और देखता है एक गाड़ी रुकती है। सोचिए उसको कितनी खुशी हो रही होगी, अरे गाड़ी रुकी, कोई ग्राहक आया, शायद माल खरीदेगा, मेरे को कुछ पैसा मिलेगा। इस उम्मीद में वो ना देखता है, मुस्कुराता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि हाँ ग्राहक रुके और उसे वो कुछ चीज़ खरीदे। तो यहाँ तो उल्टा ही दृश्य है, एक गाड़ी रुकती है कभी कभी और वो गाड़ी के लोग आलोचना करने लगते हैं,
खामियां देखने लगते हैं। ये कहने लगते हैं ये देखो ये दुकान खोल के बैठ गया यहाँ, और ये जो दृश्य है, मनोरम दृश्य, इतना विहंगम दृश्य इस जंगल का, इस पहाड़ी का, उसमें एक धब्बे जैसा ही काम कर रही है दुकान। सारी सुंदरता को बिगाड़ दिया है उसने, मार कर दिया है, और वो भी ऐसे हल्के फुल्के पेंट से। मतलब ये गाड़ी वाले लोग, चमचमाती कारों में आने जाने वाले लोग, दूसरे शब्दों में धनी लोग, इनमें निर्धन लोगों के प्रति कोई भावना नहीं रहती। निर्धन लोगों के प्रति, वंचित लोग, निर्धन से ज़्यादा उचित शब्द होगा वंचित, ऐसे लोगों के प्रति इनके मन में कोई फीलिंग ही नहीं है। बिना सोचे समझे उस दुकानदार की दिक्कतों को जाने, तकलीफ को जाने, बिना इसके जाने बस आलोचना कर दी कि दुकान खोल के देखो इसने यहाँ की सुंदरता भी बिगाड़ दी। At having the landscape marred with artless paint of signs, S-I-G-N-S, sign माने चिन्ह, of signs with N turned wrong and S turned wrong। ये क्या है साइन, N और S? N मतलब नॉर्थ नहीं होता, S माने साउथ नहीं होता। आप जब लंबी यात्रा में निकलेंगे 50-100 किलोमीटर की रोड की यात्रा पर, तो कभी कभी आप पाएंगे कि खासकर पहाड़ियों में या घुमावदार सड़कों में N चिन्ह का एक साइन बोर्ड रहता है, कभी कभी S का साइन बोर्ड रहता है। ये दिशा नहीं बताता, दिशा तो आप उधर चले जा रहे हैं, तो ये क्या बताता है? तो इसे दिशा ना समझें, पहली बात तो ये नॉर्थ और साउथ नहीं है। ये बताता है कि आपकी जो सड़क है आगे वो एन शेप में है, इसलिए थोड़ा संभल कर चलाएं। एन शेप में सड़क मुड़ेगी, एकदम स्टीप टर्न होगा और फिर थोड़ी देर बाद फिर ऊपर जाएगी सड़क, तो इसलिए संभल कर चलाएं, धीरे चलें, स्पीड पे नियंत्रण रखें। इस वार्निंग के साथ सड़क विभाग जो है ऐसे साइन बोर्ड बनाता है आगे के खतरों से आपको बचाने के लिए। ऐसी एस क्या है? एस मतलब सड़क घुमावदार है, तो इसलिए गाड़ी की स्पीड पर नियंत्रण रखें, हॉर्न देते रहें। घुमावदार सड़क पे दिखाई नहीं देता तो कम से कम आवाज़ तो सुनाई देगी हॉर्न की, तो हॉर्न बजाते हुए चलें। तो ये जो साइन है, ये साइन भी वहाँ बने हुए थे, वो उसको उल्टे लगे हुए थे, अर्थात एस जो था वो उल्टा लगा था, एन भी जो था वो उल्टा लगा था। ऐसा ये लोग गाड़ी में आने जाने वाले लोग बोल रहे हैं, अरे ये नॉर्थ क्या लिखा है, अरे ये साउथ क्या लिखा है। नॉर्थ साउथ नहीं है, वो तो सड़क की मोड़ का इशारा है। तो ये अमीर लोग जो हैं कुछ भी अनर्गल बकते हुए अपना काम अपना चले जा रहे हैं। दिशा का जो बोर्ड लगा है उसको दिशा का बोर्ड मानते हुए, नॉर्थ और साउथ की दिशा का बोर्ड मानते हुए वे आलोचना कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। वो नॉर्थ और साउथ के बोर्ड नहीं है, वो सड़क के मोड़ को दिखाने का, सड़क के जो स्टीप टर्न्स हैं उसकी ओर इशारा करता है। ऑफ साइंस दैट विथ एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग, ऐसा आलोचना कर रहे हैं वो लोग। आप समझ सकते हैं कितने मूर्ख होते हैं बहुत से लोग, और सिवाय आलोचना के इनके पास कुछ और नहीं होता। खामियां निकालने के, कमियां बताने के इनके पास कुछ नहीं होता, क्योंकि इनकी जेब में पैसा होता है, पैसा बोलता है। कवि ऐसे पैसा बोलने वालों को जागरूक करना चाहते हैं, वंचित लोगों की भावनाओं के प्रति जगाना चाहते हैं उनको कि थोड़ा इनकी भी सोचो। So of signs that with N turned wrong and S turned wrong,